अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसको में कंप्लीट एड्रेस ऐड करो, जरूरी नहीं है। आप सिंपल ये देखें क्या क्या है जी, मैरी बाबू। कौन है आप में से, है कोई मैरी बाबू? जी सर, मैं हूँ खदीजा सरमरी बाबू। कौन है आप, क्या नाम है आपका? सर खदीजा हूँ, खतीजा। मरी सर हमारे कास्ट का नाम है। जी सर। अच्छा खतीजा, देखो आपने जब ये ईमेल एड्रेस दिया ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई ईमेल एज सच बनाई हुई है तो आप उसका एड्रेस दो, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट जी भी जी भेजे थे। सिंपल आप खतीजा लिखो। खतीजा लिखकर आगे आपने ये डालना है @, उसके बाद gmail.com, बस। 100% फॉलो जी नहीं सर। करना इसको, बस ये शेप ईमेल लाइक होनी चाहिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है। जी सर। ईमेल, हाँ, यूजर नेम जिस तरह होता है ना, तो जी उस सर। तरह करें। अच्छा, आपने 2 मरतबा टेस्ट अटेम्प्ट किया, एक मरतबा 92 आए हैं, फिर 93, सॉरी जी सर, 90। मैंने हाँ, ये सबमिट आपके किया था। हैं। ये तो 97 है, आपने 107 नहीं बताए थे। नहीं सर, वो 107 थे सर। फिर यहाँ 97 क्यों आ रहे? सर ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था तो सर सबमिट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि इसको सर अच्छा, आप ही सेंड करेंगे जी सबमिट हो गया होगा, आपको पता नहीं लगा। सर। सर तो मैंने देखें, सेकंड पहले मैंने आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, 97 आए, और फिर पहले सर। 93 भी आए, 92 भी आए आपके। और ये देखें, फिर आपने कितनी मरतबा अटेम्प्ट किया? जी बोलो, कौन है? ताबिंदा के सर वंश। ये टेस्ट तो 5, जी, ये बिलाल ये होगा जी। टेस्ट 5 बार अटेम्प्ट हुआ है ना। हाँ हाँ। तो इसी वजह से इतनी सारी ईमेल्स शो हो रही हैं कि हाँ, जितनी मरतबा आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, ये ना ऐसे श्योर है। ये देखें, महक है को 48 है, बिलाल आपके 99 है। एक ही मरतबा आपने किया होगा। जी सर। जी सर। बशारत 103, ये कौन है बशारत? सर जी मेरा ही है, लारेब इकबाल 103। अच्छा, आपने भी ना ध्यान रखना है, लारेब। नेक्स्ट आपने जब भी टेस्ट जी अटेम्प्ट सर। करना है, आप सिर्फ नेम लिखें, @, लिखें, देन ओके सर। gmail.com, बस, ताकि पता लग जाए मुझे भी किसने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। ओके कंप्लीट, सर। हाँ, एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस जी ऐड ठीक करने हो। की जरूरत नहीं है। और ये कौन है जी, अली रजा। ठीक है जी, फ्रिक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे पता लग रहा है। इट इज हाई टाइम। अच्छा, आप में से किसी को भी कोई इशू नहीं हुआ इन तमाम क्वेश्चंस में? हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से कुछ में, और आपको मतलब किसी में कोई इशू नहीं हुआ, ऐसे ना? होना चाहिए था वैसे, पूछना चाहिए था आपको। चलो। सर। हाँ जी। सर पहले तो क्लियर नहीं होते थे, पहले वो जो आपने पेपर्स करवाए थे 24 23 22 वाले, तो उसमें तो जस्ट मैंने पहले रट्टा ही लगाया था, लेकिन अभी इसमें काफी कंसेप्ट क्लियर थे जो आपने पहले पढ़ाया था। हम्म, चलें जी, शुक्र है। ठीक है, नंबर 1 तो आपने प्रपोजिशन करनी है पास पेपर्स की। आप पास पेपर रिवाइज करोगे, और पास पेपर्स में जो ईडियम्स हैं उनके अलग 3 4 5 पेजेस निकाल लो, ईडियम्स लिखो, वहां पर एनालॉगीज बनाओ, अलग आपने पार्टीशन करनी है, अपना एक ही रजिस्टर बना लो इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का। अगर कोई थिक है रजिस्टर, तो जैसे जैसे इंग्लिश एंड होगी, आप दूसरा सब्जेक्ट उस पर नोट डाउन करना शुरू कर देना। तो उस रजिस्टर पर एक तो आप लेक्चर्स नोट कर रहे हो, उसके साथ साथ फिर आप सिनोनिम, एंटोनिम्स, इन तमाम ये आपकी चीजें, इनके नोट्स बनाने हैं। इनके नोट्स कैसे बनाने हैं? फॉर एग्जांपल सिनोनिम में आप जब बनाओगे, तो उसमें आप कॉलम्स बना लो। ठीक है, कुछ कॉलम्स बना लो, नंबर 1 उसमें सिनोनिम लिखो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखो। यहाँ ये एक कॉलम आपने बना लिया वर्ड का, उसके आगे उसमें मीनिंग्स लिखें। सर्च करें खुद से, मीनिंग लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम बनाए, उसमें आगे लिखें आप उसका जो भी सिनोनिम पेपर में आया हुआ है कि भाई इसका ये सिनोनिम है। ठीक है, एक कॉलम एंटोनिम्स का बना लो। इन जब आप बाकी पास पेपर्स देखोगे, तो उसी वर्ड का कहीं ना कहीं एंटोनिम्स भी पूछा होगा, तो ये आप एंटोनिम यहाँ पे मेंशन कर लो। जब भी कॉलम स्टार्ट करो, आप लिखना जनाब 2019,
उन्नीस, 2019 यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे देना, 2019 के सिनोनिम, फिर नीचे 2019 के ही, मतलब 2020 के सिनोनिम, 2021 के सिनोनिम। आप 2024 से स्टार्ट करोगे, 2024 के नोट्स बनाओ, फिर 23 के, फिर 22, 21, 20, 19। तो यहाँ 6 साल के आपने इस तरह से नोट्स बनाने हैं। आगे फॉर एग्जांपल मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, अगेन आपने यही फार्मूला रखना है। मिसाल के तौर पे मैं यूरोप पढ़ा रहा हूँ, यूरोप के कंट्रीज पढ़ा रहा हूँ। नंबर वन, आप यूरोप को जैसे स्टार्ट करूंगा, आप एक दो पेज का गैप देके यूरोप स्टार्ट करना। तमाम एक कंट्री मैंने पढ़ाया, उसके बारे में फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन दी, यानी कि उससे आती ही एक है, मुझे लगता है कि यही इंपॉर्टेंट है। या उससे रिलेटेड मैंने 10 बातें बताई, उसकी हिस्ट्री बताई। जब वो कंट्री एंड होगा, फिर आप थोड़ी स्पेस दोगे, ठीक है, 3, 4, 5 लाइन छोड़ दोगे। जब आप पास पेपर्स रिवाइज करोगे, तो पास पेपर में हो सकता है जो मैंने बोला हो सकता है कि कोई बात उस कंट्री से मुतालिक पूछी गई हो लेकिन मैंने ना बोली हो सकता है इन फ्यूचर 2025 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, आपका जब सेशन एंड हो जाएगा 2026 में आ सकते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस कंट्री के बारे में आपको पहले नहीं पता होगा, अब पूछ लिया उसने इंफॉर्मेशन। तो आप वो जो जगह आपने छोड़ी थी, स्पेसिस दी थी, वहां पर जाकर आपने उसमें पुट करनी है, ताकि आपका एक कंप्रिहेंसिव नोट्स तैयार हो। जब भी आपने पेपर देने हैं, आपको पता है कि मेरे पास 3 रजिस्टर हैं, वो ज्योग्राफी हो, इंडो पाक हिस्ट्री हो, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, वहां पर आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, वहां उसको ऐड करते चले जाएं। जब आप ऐड करते चले जाओगे, तो आपका जो डाटा बैंक है वो बिल्डअप होगा। आपको पता है कि लेक्चर्स भी कर लिए हैं, आपको पता है पास पेपर्स भी साथ के साथ कर लिए हैं। तो जब इन दोनों चीजों को रिवाइज करके जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि भाई पास पेपर 2019 से जब आपने रजिस्टर्स कर लिए, तो रजिस्टर करने का मकसद ये है कि आपने ना सिर्फ लेक्चर्स कर लिए बल्कि पास पेपर्स भी कर लिए। तो आपके सोर्सेज कम होने चाहिए लेकिन अथेंटिक और वैल्यूएबल होने चाहिए, ये याद रखें बस। आपके सोर्सेज अथेंटिक कम हो। सर जी। जी। सर जी, 97 वाला जो एमसीक्यूज था उसमें कुट के आगे क्या हम वुड वो है वाला कंडीशनल लगा सकते हैं अब मुझे देखना पड़ेगा। क्या? चलें, क्लास के ओके बाद सर आप जी, मुझे देख क्लास लो। के बाद नोट डाउन कराना ना, फिर मैं देखूंगा क्या क्वेश्चन है। ओके सर जी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का ये टॉपिक है, और जिस तरह से मैंने ये लेक्चर डिजाइन किया हुआ है, मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ पंक्चुएशन नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग पंक्चुएशन है। क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने इस लेक्चर को डिजाइन किया था, और वक्तन फवक्तन इसमें चेंज लेकर आया, इसको बिल्डअप किया। स्पेसिफिक पंक्चुएशंस हैं, स्पेसिफिक, ठीक है, तकरीबन हर तरह की पंक्चुएशन मैंने इसमें ऐड कर दी है जो पास पेपर में आती है, नहीं आती। जैसे पीपीएससी में कम पूछा जाता है पंक्चुएशन के बारे में, कम पूछा जाता है, लेकिन इसको कंप्रीहेंसिव वे में मैंने ये लेक्चर बना दिया है। आप जब भी इसको उठाओगे, इससे रिलेटेड, किसी भी पंक्चुएशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इसको भी लाइट नहीं लेना आपने, हो सकता है कभी कोई डिफिकल्ट पंक्चुएशन आ जाए, कभी आपको एसे एंड कंपोजिशन का पेपर देना पड़ जाए पीपीएससी में ही, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। पंक्चुएशन, नंबर वन जो पंक्चुएशन है वो है कोमा। कोमे का यूज देखना है हमने कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, इनके रूल्स हैं, और साथ के साथ मैंने एग्जाम्पल दी हुई हैं। उन एग्जाम्पल्स को देखकर आप को फिर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और चीजें याद भी रहेंगी। नंबर वन, आइटम्स की एक लिस्ट है, एक सीरीज है आइटम्स की, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं। एक तरह के आइटम्स हैं, उनको आपने सेपरेट करना है, तो फिर हम कोमा यूज करते हैं। कैसे जी? आई लाइक राइस, बीफ एंड वेजिटेबल्स।
तो ये तीन सीरीज बताई थी कि भाई ये चीजें मुझे पसंद है, तो उसके यहाँ पर कोमा लगा दिया। वर्क के बाद कोमा नहीं लगाते, आई लाइक के बाद कोमा नहीं लगाओगे, लेकिन बीफ और राइस दोनों नाउन है, कोमा लगाओ। ठीक है, उसके बाद ये जो एंड है, इससे पहले कोमा ऑप्शनल होता है, आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाओ। इसको ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। तो इसको लगा भी लें तो ठीक है, अदरवाइज ना लगाएं। तो लिस्ट है। अभी इसी लिस्ट में हमारे पास 10 आइटम भी हो सकते थे ना, राइस, बीफ, और बताएं, चाइनीज फूड एंड वेजिटेबल्स एटसेट्रा, कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कोई मुझे बताएगा फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज में मीनिंग क्लियर नहीं होता, क्लॉज टू सम एक्सटेंट मतलब काफी मीनिंग क्लियर कर रहा होता है। जी, सर क्लॉज जो क्लोज है। तो जी, जोड़, क्लॉज सर में सब। तो क्लोज जो है ना वो तो सेंटेंसेस को जोड़ता है मतलब कि। हाँ, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, फ्रेज में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेज सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो किसी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है बस। ठीक है, एक रफ इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्रेज। तो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस हों। ठीक है, कैसे इंट्रोडक्टरी क्लॉज मतलब समझ ले, डिपेंडेंट क्लॉज। यहां से देखें, वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, ये क्लॉज है। हाँ जी, कौन सी क्लॉज है ये? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? सर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है। हाँ जी, खतीजा। जी खतीजा, कौन सी क्लॉज है ये? सर इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि यहाँ पे हमें मीनिंग क्लियर हुआ है, वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि जी सर। जी मुदस्सिर, ग्रामर के तमाम लेक्चर लिए ना मुदस्सिर? यस सर, ये सर मुझे लगता है ये ना इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसमें पूरा एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि अगर हम बार स्ट्रॉम तूफान के रुकने तक का इंतजार करेंगे या कर सकते हैं, तो मतलब ये अगले पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सर ये डिपेंडेंट है, इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है। ये किसकी आवाज आई है? डिपेंडेंट है। यस सर। और खुदा का खौफ करो, तमाम इधर नूरे बैठे हो। ये क्लॉज है ही नहीं, ये तो फ्रेज है। क्लॉज डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट हो, उसमें सब्जेक्ट होता है। इसका सब्जेक्ट कोई नजर आ रहा है आपको? है, इसमें सर सब्जेक्ट वो तो कुछ। फिर आप है। हाँ, आपने नहीं लेक्चर नहीं आपने ही लिया। हमें कहा है ना। यस सर, ये तो इंट्रोडक्टरी, तो वो मतलब तारुफ दे रहा है, ये बिल्कुल तो सर। फ्रेज ये है। तो फ्रेज है। यस सर। आपको अभी पहचान ही नहीं हुई क्लॉज और फ्रेज की। चलो, मैं तो निकम्मा हूं, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। हम्म। ओ भाई, ऐसा ना करो, देखो, यही तो चीज है। मैंने कह दिया क्लॉज है तो आपने कह दिया क्लॉज है। इस तरह नहीं, चीजों को टेक्निकली समझो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपने लेक्चर्स देखे, एक दो एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताई, आपने नोट कर लिया, हाँ भाई इस तरह की क्लॉज होती है। आपने खुद तकलीफ नहीं की किसी के साथ डिस्कस करने की, खुद से कोई क्लॉज बनाने की, एक दो नई क्लॉजेस देखने की कोशिश नहीं की। इसी को तो रट्टा कहते हैं, इसी को तो रट्टा कहते हैं, और यही तो लेके डूबता है सबको। ठीक है, यही चीज तो लेकर डूबती है किसी भी स्टूडेंट को, रट्टा इसी को तो कहते हैं। आपने चीजों को समझना है। क्लॉजेस की मैंने इतनी एग्जांपल्स दी थी। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, अभी, यानी कि वेटिंग फॉर द स्टॉर्म
टू स्टॉप, कोई इंतजार कर रहा है कि थम जाए, तूफान थमने का इंतजार करते हुए। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है इसमें। ठीक है, चलो वर्ब अगर लगा भी लोगे, कहो कि आप वेटिंग है, वेटिंग के लिए, तो सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, तो ये फ्रेज है। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, आई वॉज एंशियसली लुकिंग आउट द विंडो। ठीक है, मैं खिड़की के बाहर परेशानी की हालत में देख रहा था कि आखिर कब तूफान थमेगा। ठीक है, मैं इस इंतजार में था कि कब तूफान थम जाए। भाई मुदस्सिर साहब, ट्रांसलेशन करनी है आप लोगों ने, ट्रांसलेशन। इन चीजों पे ग्रिप नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं आती। जब ट्रांसलेशन की बात करते हो, जब ट्रांसलेशन करने लगते हो, तो एक एक वर्ड देखने लग जाते हो। ओ भाई, ट्रांसलेशन कोई वर्ड मीनिंग की गेम नहीं है। ट्रांसलेशन आपकी तब अच्छी होती है जब आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स पे ग्रिप हो। इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह आते होंगे तो ट्रांसलेशन करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना ही नहीं पाते। जब सेंटेंस बना ही नहीं पाते तो आप ट्रांसलेट कैसे करोगे चीजों को। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, आई वॉज एंशियसली लुकिंग आउट द विंडो। नेक्स्ट चलते हैं, छोड़े। अब देखो, डिपेंडेंट क्लॉज, वाइल यू वर वॉचिंग योर फेवरेट शो, वाइल, इसका ये सब्जेक्ट आ गया। यू वर वॉचिंग योर फेवरेट शो, आई मैनेज टू फिनिश द फर्स्ट असाइनमेंट, कोमा, डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोमा। पॉजिटिव एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये तो आई थिंक आप सबको आते होंगे। क्या होता है जी, पाकिस्तान कोमा अ हार्ड कंट्री कोमा। हम बात क्या कर रहे हैं कि कोमे का यूज, कोमा कहाँ कहाँ पर आता है। पाकिस्तान कोमा अ हार्ड कंट्री, कोमा इज डिफिकल्ट टू गवर्न। कंपाउंड सेंटेंसेस, हाँ जी, कंपाउंड सेंटेंसेस की क्या डेफिनेशन है। सर इसमें कॉमे का मस्ट यूज होता है। क्या बात है, कितना इल्म में इजाफा किया आपने हमारे। और भी कोई बताए भी। सर अगर दो या दो सर से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी एग्जैक्टली exactly, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कह लें, दो मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाती है। कैसे, मदर कुक्ड द मील एंड आई हैड इट, तो एंड से पहले ये कोमा लगा दिया जिसको हम ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं, तो कोमे का यूज यहां हो जाता है। मदर कुक्ड द मील एंड आई हैड इट, और मैंने इसको खाया है। हैड का मतलब, अब देखो ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। अब वैसे अगर मैं ट्रांसलेट करता तो आपको बता देता कि भाई आई हैड, आई हैड इट। आप कहोगे हैड का मतलब तो पोजेशन के लिए होता है। भाई हैड का मतलब खाने के लिए भी होता है। इंग्लिश पीपल उसको कैसे बोलते हैं, बस हमने ये चीज समझनी होती है, इंग्लिश पीपल कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं जिस तरह बिसाइड्स, हाउएवर, फर्दरमोर, देयरफॉर। मिस्टर मुदस्सिर और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने नेक्स्ट मंथ एसए की क्लासेस लेनी हैं, इसको मोहब्बत से देखना आपने। ठीक है, कॉन्शियसली नहीं, मोहब्बत से देखना है। ये वो चीज है जो आम स्टूडेंट अपने अप, पैराग्राफ राइटिंग में यूज ही नहीं करता, और वो उसके क्रॉस लगता है पैराग्राफ पर। क्यों? क्योंकि उसको यूज ही नहीं आता, ना हाउएवर का यूज, ना फर्दर मोर का यूज, ना बिसाइड का यूज। आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर मूव करते वक्त इतना बड़ा ब्लंडर करते हो कि आपको अंदाजा नहीं होता। आप कहते हो मैंने क्या ही खूबसूरत बातें की हैं, बातें तो खूबसूरत कर जाते हो, लेकिन ना सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल होता है, ना पैराग्राफ स्ट्रक्चर का ख्याल होता है। ट्रांजिशन
कि कोई आप लोगों को केयर ही नहीं होती, अंदाजा ही नहीं होता आपको कि ट्रांजिशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। वंस अगेन मेरे लेक्चर्स पीपीएससी के वन पेपर के लिए हैं ना सिर्फ, बल्कि इंग्लिश ऐसे की आपकी बेसिस बना रहा हूं यहाँ पर। तो इन सब का यूज आपको बताऊंगा, जब पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बताऊंगा इन सब का यूज होगा। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर जाते वक्त आप इस तरह के वर्ड यूज करते हो, और इस तरह के कई एक वर्ड्स हैं जो इसको आपने यूज करना है। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर जाते हो और एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर जाते वक्त इनका इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जब ये यूज करो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में, तो आप इसको कोमे से लगाओ। बिसाइड्स इट इज सच एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब यहां पे मीनिंग वाज नहीं हो रहा, हम यहां से देखेंगे। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट। आई नीड टू सम आई नीड टू स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, फुल स्टॉप, बिसाइड्स कोमा, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसका और भी यूज आएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसमें और क्या केसेस बन सकते हैं। यहीं पर है, चलो। आई रियलाइज, अगर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड दरमियान में आ जाते हैं, एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस एक है, अगर दो डिफरेंट क्लॉजेस के दरमियान आ रहा हो तो एक अलग बात है। बेसिकली ये एक ही क्लॉज है, आई रियलाइज दैट, एक ही क्लॉज है। आई रियलाइज दैट, आई रियलाइज दैट कंजंक्शन नहीं है यहां पर, ठीक है। दैट थ्योरी है, प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। आई रियलाइज दैट थ्योरी में बी फ्लॉट, तो उसके दरमियान हाउएवर यूज कर लिया, तो उसके आगे पीछे कोमे लगाओ। हाउएवर जब दो क्लॉजेस के दरमियान यूज होगा फिर उसका एक अलग तरह से सिनेरियो है, उसको शायद यहीं पर आ जाएगा सेंटेंस, आगे देखेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है आपको किस तरह से हमने यूज किया है? ध्यान से देखें, यहाँ पर एक कोमा था क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है इंट्रोडक्टरी वर्ड। लेकिन अगर इंट्रोडक्टरी वर्ड एक सेंटेंस के एक क्लॉज के दरमियान में आ रहा है, तो किस तरह उसके आगे भी कोमा लगाएं पीछे भी लगाएं। आई रियलाइज कोमा हाउएवर दैट थ्योरी में बी फ्लॉट, दैट थ्योरी की जगह रिप्लेस कर दो, आई रियलाइज यू मे बी फ्लॉट, यू मे बी फ्लॉट। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन ये बेसिकली क्या होता है? पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को। ये पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि आपने बात करते करते अपनी बात कर दी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, बहरहाल, आफ्टर ऑल, बहरहाल, बाय द वे भाई बात ये है कि मेरी राय के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक, बाकी सबको छोड़ दो, मेरी राय के मुताबिक, टू टेल द ट्रुथ, भाई सच बात तो ये है। आप उर्दू में ऐसे बोल रहे हो, भाई असल बात ये है। मिसाल के तौर, मिसाल ले लें, इस तरह की बात करते हैं ना, तो पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस उनके साथ कोमे का क्या यूज है? द बिग बैंग थ्योरी, सेंटेंस क्या है? द बिग बैंग थ्योरी प्रोवाइड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ कहता है, राइटर यहाँ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, मुझे इस पर बात पर यकीन है, मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं। इसका मतलब वो खुद को कह रहा है कि मैं ये मानता हूं, जरूरी नहीं कि आप भी मानो, जरूरी नहीं कि 10 पर्सन और हैं वो भी माने, नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मानता हूं, मेरा इस बात पर यकीन है। तो द बिग बैंग थ्योरी कोमा आई बिलीव, ये एक एडिशनल बात है, ये एक एडिशनल बात है, कोमे में इनक्लोज होगी, एडिशनल। उसने कहा मेरा ख्याल है, जब पैसी करते हो इसको उड़ा देते हो, क्यों? क्योंकि एडिशनल है, उड़ा दो इसको, प्रेसी का रूल है। द बिग बैंग थ्योरी प्रोवाइड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट देखें जी, डेट्स, एड्रेसेस, जियोग्राफिकल नेम्स, इन सबके साथ कॉमा आता है। आवर लास्ट क्लास रीयूनियन was in August 5, 2018, in कोयटा, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में जी, खतीजा, बलोचिस्तान की स्पेलिंग ठीक है? जी सर सही है।
यू नहीं आता? नहीं सर, पहले ऐसे था कि यू आता था, लेकिन अमेंडमेंट में चेंज करके फिर इसको वो कर दिया। अच्छा, चेंज करने के बाद ओ आया है, मुझे लगा चेंज करने के जी बाद सर। यू आया है। नहीं सर, पहले यू था। ओके जी, ओके। देखो, 18th अमेंडमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है बलूचिस्तान का ओ नहीं होना चाहिए, बलूचिस्तान में यू होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी अमेंडमेंट्स आती हैं, और वो भी किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। बहरहाल जी, वो कहता है कि जब आप ये पैटर्न लिख रहे हो, मंथ के बाद कोमा नहीं लगाओगे, डेट के बाद कोमा लगाओ, ईयर के बाद कोमा लगाओ, सिटी के बाद कोमा लगाओ। ठीक है, जब अगर यहाँ पर स्टॉप करना है, इन कोइटा स्टॉप करना है, तो फुल स्टॉप लगा दो। 2018 के बाद स्टॉप करना है, कोमा नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रही तो कोमे लगाते रहो। ठीक है, यहां तक एंड करना है तो कोमा हटा दो, सिर्फ फुल स्टॉप। आवर लास्ट क्लास यूनियन वाज इन अगस्त 5। इन अगस्त 5। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप में से कौन बताएगा, क्या ये इन की जगह ऑन हो सकता है? जी सर, ऑन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगस्त आया है और उसके बाद सर एग्जैक्ट टाइम भी आया, तो इसी वजह से हम यहाँ पे नहीं लगा रहे। ऑन अगर कैसे हो ऑन सकता लगा है? तो सर जस्ट सर our last class reunion was on 2008 18 सर, आई थिंक ऐसे ही होता है। कोई और बताए जी। सब ठेका खतीजा ने तो नहीं लिया हुआ? आई थिंक वॉइस पे डिस्टॉर्शन है शहजाद, आपकी बात समझ पीरियड नहीं आ हो, रही। मकसद इसमें बताना हो। नहीं, सर सर, हम इसको समय ऑन इसलिए पीरियड यूज हो कर जैसे सकते कि हैं। 2000। हाँ बोलो बोलो, अब दोबारा बोलो। स्पीक सर। हाँ एमन, आप बताओ। मैं चाहता सर हूँ कि मंथ और ईयर के जी, दोनों के साथ इन लगते हैं। और मैं चाहता हूँ ऑन लगाऊं। जी, सर ऑन लारेब लग ने सकता देखो, देखो लारेब ने सही आंसर अगर किया है। वो कहते हैं कि 5 पहले लगा दो तो ऑन आ जाएगा। कितनी जी सिंपल, सर, कितनी डे सिंपल। पहले आ जाए तो month बाद में। जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आवर लास्ट क्लास यूनियन वाज ऑन 5 अगस्त। बस। व्हेन ओनली मंथ एंड डेट आर गिवन तो नो कोमा इज नेसेसरी, मतलब सिर्फ मंथ एंड डेट है तो कोमा लगेगा ही नहीं। ठीक, ऑन नहीं होगा, सॉरी भाई, इन होगा यहाँ पर भी। इन अगस्त 5। एडजेक्टिव्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी दिलचस्प है और यूनिक है। खतीजा, जब ये एंड हो बात मेरी, तो आपने बताना है कि आपने जो 2 महीने लेक्चर्स पढ़े हैं, तो क्या ये बात पढ़ी थी? ये मैंने वैसे एडजेक्टिव्स में आपको पढ़ानी थी, जी सर। लेकिन उस वक्त ये मिस हो गई बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको पंक्चुएशन के लेक्चर में ऐड किया हुआ था। देखो, एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज है। एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज हैं, आपने पढ़ा था ना। द किंग वॉज काइंड एंड जनरस, द किंग वॉज जनरस एंड काइंड नहीं हो सकता, द किंग वॉज काइंड एंड जनरस हो सकता है। ये बात पढ़ी थी? जी सर। अच्छा, अब जी सर। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपने ये एडजेक्टिव्स जब मैंने पढ़ाए थे, जहां पर आपने ये लेक्चर, ये जो पॉइंट्स हैं, ये वहां जाकर पुट करने हैं। ठीक है, ये वहां जाकर आपने पुट करने हैं अपने नोट्स में। देखो, एडजेक्टिव्स की जब डिफरेंट कैटेगरीज इस्तेमाल हो, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में यूज कर रहे हो, तो उनके दरमियान कोमा आता है। इग्नोरेंट, कोमा, young customers always seem to be the first ones in lines। दो नाउन यूज किए हैं हमने, इग्नोरेंट एंड यंग। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, तो इनके दोनों के दरमियान मैंने एंड नहीं लगाया, कोमा लगाया है। हो सकता है ये सेंटेंस गलत हो, आपको इनिशियली लगेगा कि ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप भाई इग्नोरेंट एंड यंग कस्टमर्स
कितना आसान है, लगता ऐसा ही है, लेकिन भाई इंग्लिश का रूल है, आप इसमें एंड यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं और ये दोनों सेम कैटेगरीज हैं, सॉरी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इग्नोरेंट एंड यंग ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जब एडजेक्टिव्स की डिफरेंट कैटेगरीज यूज हो रही हो तो फिर एंड नहीं लगता, कोमा लगता है। जो सेंटेंस हमने पढ़ा था, द किंग वॉज काइंड एंड जनरस, तो वो बेसिकली सेम कैटेगरी थी, उसको हम कहते हैं ओपिनियन। इग्नोरेंट उसी कैटेगरी से है, ओपिनियन कहते हैं उसको, जबकि यंग जो है वो एज है। आगे इसको भी समझते हैं। नंबर वन कैटेगरीज कौन सी है फंक्शन के लिहाज से? सबसे पहले डेटरमाइन, डेटरमिनेट। नंबर दो ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। अब ये बेसिकली पीपीएससी के पास पेपर में ये चीज पूछी गई है, मैंने नोट किया था, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं है, इतनी इतनी डेप्थ से उन्होंने इंग्लिश पढ़ी भी नहीं है, तो वो बुक्स वाले भी ऐसे उल्टा सीधा आंसर कर देते हैं, उनको अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ पर इतनी बड़ी मिस्टेक हुई हुई है। इसका रूल होता है जिसको हम कहते हैं डोसा कॉम्प। डेटरमिनेट, ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस।